हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठे, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, बाकी आपके लिए। ठीक है, स्वतंत्र देश में रहते हो इतना तो आपका अधिकार है। ठीक है, बाकी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। मतलब जो राष्ट्र निर्माण हुआ था उसमें क्या क्या चुनौतियां आई थी उसके बारे में बताना है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत के सामने राष्ट्रीय निर्माण की अनेक चुनौतियां आई थी। पहला, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, देशी रियासतों का विलय करना था। ठीक है, विभाजन की समस्या आ रही थी, शरणार्थियों को पुनर्वास हो रहा था। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, संविधान लागू करना था, चुनाव करवाना था, लीडर बनाना था, प्रतिनिधि चुनना था, आर्थिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर करना था। ठीक है, भाषाई और संस्कृति विविधताएं थी हमारे, मतलब हमारे ही देश में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा में मतलब थे। ठीक है, उन सभी भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करना था। सामाजिक समानता, जातिवाद, अपृष्ट और भेदभाव समाप्त करना था। ठीक है, निष्कर्ष था कि इन चुनौतियों को का सफल समाधान करके भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। भाई मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन है ये, कौन है ऐसे करता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया होगा, बट बहुत सी अभी भी चुनौतियां हैं जो भारत उसका सामना नहीं कर पा रहा और ना ही उसका समाधान निकाल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की क्या व्याख्या है, मतलब व्याख्या करनी है। ठीक है, आ जाओ आंसर पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। योगदान उनका क्या रहा है कि संविधान का प्रारूप तैयार कराया है, मौलिक अधिकारों पर बल दिया है, समानता और सामाजिक न्याय को महत्व दिया है, अपरिष्टता समाप्त करने का प्रावधान कराया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का समर्थन किया। संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका व्याख्या की समर्थन किया है, मतलब जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, निष्कर्ष ये है आंसर का कि इस कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि संविधान उन्होंने ही बनाया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता एवं प्रभाव बताइए। पुनर्गठन की आवश्यकता जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में। आवश्यकता क्या थी? प्रशासन को सरल बनाना था। ठीक है, भाषाई पहचान की रक्षा थी, जनता की मांग को पूरा करना था, क्षेत्रीय असंतोष कम करना था। मतलब जहाँ पे जो राज्य है उसी का ही अगर प्रतिनिधि खड़ा हो या प्रतिनिधि हो तो कई हद तक सही रहता है और वो जीतता भी है। ठीक है, प्रभाव देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, क्षेत्रीय विवादों में कमी आई, लोकतंत्र मजबूत हुआ, भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। 1956 के राज्य में पुनर्गठन अधिनियम ने भारतीय संघ को अधिक मजबूत बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व के कारण एवं विशेषताओं का वर्णन करना। मतलब एक दल प्रभुत्व था एक दलीय कांग्रेस का, याद है कि नहीं है? हाँ, तो उसका कारण और विशेषता दोनों बतानी है। कारण क्या था कि कांग्रेस का स्वतंत्र आंदोलन में नेतृत्व, मतलब स्वतंत्रता में कांग्रेस का नेतृत्व था। ठीक है, मजबूत संगठन माना जा रहा था और लोकप्रिय नेता थे उसमें कौन कौन थे? नेहरू जी थे और पटेल जी। ठीक है, और विपक्षी कमजोर था, विपक्ष एकीकृत नहीं थी। ठीक है, इस वजह से कांग्रेस जीतती आ रही थी। विशेषता क्या है? विशेषता है लगातार चुनावों में जीत, राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। ठीक है, स्थिर सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास। निष्कर्ष निकला कि 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। ठीक है, कांग्रेस ही जीतती आई। कांग्रेस प्रणाली के पतन के कारण बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कांग्रेस प्रणाली के पतन के कारण बताओ, क्यों पतन हो गया? गुटबाजी, भ्रष्टाचार, विपक्ष का मौजूद होना, मजबूत होना, क्षेत्रीय दलों का उदय होना, आर्थिक समस्याएं, आपातकाल का विरोध।
ठीक है। इन सब कारणों से कांग्रेस जो पार्टी था उसको हार का सामना करना पड़ गया। तो ये सब कारण थे, इस वजह से पतन हुए थे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसका कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अब तक उसका कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजित विकास की राजनीति का मूल्यांकन कीजिए। नियोजित विकास जो मैंने आपको बताया था ना, प्लानिंग वाइज, नियोजित का मतलब ये हो गया ना, ठीक है। उसका उस राजनीति का मूल्यांकन करना। उपलब्धियां क्या थी? औद्योगिकरण, कृषि विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और आत्मनिर्भरता में वृद्धि। ठीक है। सीमाएं क्या रही कि गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। ठीक है, जब तक पैसे चाटने वाले नेता हैं ना तब तक नहीं हो सकती। मुझे ये पता है। बेरोजगारी बनी रही। ठीक है, और ये भी मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगी। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। ठीक है, अभी भी है, मेरे ख्याल से आगे भी रहेगी। योजनाओं का लाभ समान रूप से नहीं मिला, मतलब जो भी योजनाएं हैं समान रूप से उसका बेनिफिट नहीं मिलता। पता नहीं क्या है, नहीं मिलता, समान रूप से लाभ नहीं मिलता लोगों को। नियोजित विकास ने भारत के विकास की नींव रखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का सीमा बताइए। आंसर देख लेते हैं। उपलब्धियां, कृषि उत्पादन बढ़ा है और उद्योगों का विकास हुआ है। सिंचाई और बिजली परियोजनाएं बनी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ठीक है। उपलब्धियां, आई डोंट नो कैसे ये लोग बोल रहे हैं, बट ये उपलब्धियां मेरे हिसाब से नहीं है। शिक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं है। सीमाएं, सीमाएं क्या है? गरीबी बनी रही है, बेरोजगारी अभी भी है, भ्रष्टाचार अभी भी है, योजनाओं का असमान लाभ है, और शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई अभी सुधार नहीं है। ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है, पंचवर्षीय योजनाओं में ने विकास किए लेकिन अभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। खनन उत्पादन बढ़ा है, कृषि आत्मनिर्भर बने हैं, कृषि ने आधुनिक तकनीकें अपनाई है। ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं, मतलब अभी भी बरकरार ही है। छोटे किसानों को कम लाभ हुआ है। पर्यावरण दूषित हो रहा है, मतलब प्रदूषण हो रहा है। भूजल का अधिक दोहन हो रहा है। निष्कर्ष ये निकलता है कि हरित क्रांति ने खनन में उत्पादन बढ़ाया लेकिन नई चुनौतियां अभी भी उत्पन्न हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 के आपातकालीन के कारण परिणामों का वर्णन करो। जो आपातकाल लगी थी 1975 में, उसके कारण और परिणाम बताने। कारण क्या थे? राजनीतिक अस्थिरता थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था, विपक्षी आंदोलन और आंतरिक अशांति थी। ठीक है। ठीक है। परिणाम क्या निकले? मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, लोकतंत्र कमजोर हो गया था। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1975 का आपातकालीन यानी इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के कारण लिखिए। गठन का कारण, मतलब गठन क्या था? आपातकाल का विरोध, विपक्षी दलों का एक होना। ठीक है। 1977 के चुनाव में जीत। ठीक है। जनता पार्टी के गठन एवं पतन के कारण, ये मतलब गठन के कारण तो पता चल गए, पतन के कारण देख लेते हैं। आंतरिक मतभेद था। ठीक है। नैतित्व संघर्ष चल रहा था कि नेता लीडरशिप कौन करेगा, लीडर कौन बनेगा, लाइक ऐसे जनसंघ और अन्य दलों का विवाद भी चल रहा था साथ ही। निष्कर्ष ये निकला, 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई थी, मतलब जो कांग्रेस जनता पार्टी जो थी ना, वो गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों का उदय और कारण, उदय के कारण एवं महत्व बताना है, मतलब क्षेत्रीय दल जो थे उनके उदय के कारण और महत्व बताने। कारण ये थी कि क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही थी, भाषाई पहचान और स्थानीय समस्या और राष्ट्रीय दलों की कमजोरी। ठीक है। प्रतिनिधि बिहार से खड़ा हो रहा है और बिहार में लड़ रहा है तो जीतने की संभावना है, पर बिहार में है बंदे और कोई उड़ीसा का अगर नेतृत्व करे तो वो चीज नहीं हो पाएगी, वो बंदा नहीं जीत पाएगा, नेता नहीं जीत पाएगा। ठीक है। महत्व क्या है? लोकतंत्र मजबूत हुआ इससे। ठीक है। राज्यों की आवाज मजबूत हुई और संघवाद को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष ये निकलता है कि क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन सरकारों का लाभ एवं हानियां बतानी है। लाभ क्या है? सभी दलों के प्रतिनिधित्व, ठीक है, लोकतंत्र मजबूत होता है और राज्यों के हितों की रक्षा होती है। बहुत सारे दल मिलकर जब एक सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हानियां क्या है? अस्थिर सरकार रहती है भाई, कोई स्थिर सरकार नहीं रहती, निर्णय लेने में देरी होती है, मतभेद अधिक होते हैं और सरकार गिरने टूटने की भी खतरा बना रहता है। निष्कर्ष यह है कि गठबंधन सरकार लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन स्थिरता चुनौती हो सकती है। ठीक है। भारतीय राजनीति, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति की भूमिका स्पष्ट करने। सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व यानी लीडर खड़ा हो सकता है, ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, ठीक है, बट यहीं पे अगर नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो जातिवाद बढ़ता है, ठीक है, समाज में विभाजन होता है, विकास के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, बस जाति जाति को लेकर ही बात छिड़ती है और जाति जाति नहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जाति राजनीति का प्रभाव आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों ने बना रखा है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत राजनीति में धर्म एवं संप्रदाय के प्रभावों की व्याख्या करना है। मतलब जो भारत राजनीति है उसमें धर्म और सांप्रदायिक प्रभाव क्या डालते हैं वो चीज देख रही है। प्रभाव है सांप्रदायिक तनाव, दंगे, वोट बैंक राजनीति और राष्ट्रीय एकता प्रभावित। ठीक है, लोगों ने ही धर्म और संप्रदाय के नाम पर भारत राजनीति को कई हद तक संभाल रखा है या गुमराह करते हैं इसके नाम पर। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, सकारात्मक पहल देख लेते हैं कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है, पर वही धर्म के नाम पर नेताएं वोट लेते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान अधिकार होता है, सम्मान किया जाता है, बट इनडायरेक्टली धर्म के नाम पर लड़ाया भी जाता है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर राजनीति में सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन आंदोलनों की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। भूमिका क्या है? जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करना और नीति में सुधार करना है। ठीक है, महत्व है नागरिक आंदोलन, मतलब नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, सामाजिक न्याय। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जन आंदोलन लोकतंत्र की शक्ति है, जन आंदोलन की भूमिका महत्व बताना है। ठीक है, आंसर ये है, आपने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन की उपलब्धियां का वर्णन करना है। उपलब्धियां क्या है? शासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जनता को जानकारी का अधिकार और सरकारी जवाबदेह। ठीक है, ये मीडिया वाला मैंने जो आपको बताया था ना वो चैप्टर में, ये वो चीज है। ठीक है, निष्कर्ष है कि आरटीआई ने लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। उद्देश्य क्या था? विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण और बड़े बांधों के दुष्प्रभाव का विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट मतलब उपलब्धियां इसकी क्या है कि पुनर्वास पर ध्यान, पर्यावरण संबंधी बहस को बढ़ाना और जन भागीदारी में वृद्धि करना, मतलब नॉलेज देना सबको कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। सीमाएं, मतलब इसकी कमियां आलोचनाएं क्या है कि परियोजना पूरी तरह से नहीं रुकी, परियोजनाएं जो है मतलब बांध बांध बनने की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं रुकी, सभी मांगे पूरी नहीं हुई और निष्कर्ष ये निकला कि यह भारत का महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन था। ठीक है, महिलाओं के आंदोलन का भारतीय राजनीति पर प्रभाव बताइए। ठीक है, ये बताना है प्रभाव क्या है कि महिला अधिकारों की रक्षा, पंचायतों में 33 यानी 33% आरक्षण अब कोई राज्य में अधिक हो गई है, अब किसी किसी राज्य में अधिक हो गई है परसेंटेज। ठीक है, शिक्षा एवं रोजगार का अवसर, ठीक है, घरेलू हिंसा और दहेज विरोधी कानून मजबूत हुए। निष्कर्ष निकलता है कि महिला आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय राजनीति में नए बदलावों की व्याख्या कीजिए। बदलाव क्या है वो देख लेते हैं। गठबंधन राजनीति हुई है, राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पड़ा है, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, सोशल मीडिया का प्रभाव, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर।
ठीक है, ये बदलाव आए। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय राजनीतिक समय के साथ अधिक सहभागी और प्रतिस्पर्धी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या करनी है। सिद्धांत क्या है? गुट निरपेक्षता, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना। पंच सिद्धांत जो चीन के साथ हुआ था। विश्व शांति और उपनिवेशवाद का विरोध। शांतिपूर्ण सहयोग, अस्तित्व और राष्ट्रीय हितों की रक्षा। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की विदेशी नीति शांति, सहयोग, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज खत्म। तो आपको बस आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना और लर्न करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, आप पढ़ाई के लिए। ठीक है, वो आपको करनी है खुद से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब जो मेरी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो हिस्ट्री पे आने वाली है। 12th क्लास की हिस्ट्री के मैंने सारे चैप्टर करवाने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर की समरी और नोट्स और क्वेश्चंस एक ही में होंगे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।